बद्रीनाथ उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। इसके परिणाम उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालने वाले साबित हो सकते हैं। किसका पलड़ा भारी है, अब ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से हार गई थी, उससे कांग्रेस की उम्मीदें इस सीट पर जिंदा हैं। जबकि कांग्रेस के सिंबल से जीते प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को अपने पाले में लाकर बीजेपी भी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। साल 2022 में बद्रीनाथ विधानसभा में 1,04,795 मतदाता थे, जिसमें कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को 32,661 वोट मिले, जो 47.88% था। भाजपा के महेंद्र भट्ट को 30,595 वोट मिले, जो 44.85% था। कुल मिलाकर इस सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। अब राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस से निकल भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में फिर ऐसा ही कांटे का मुकाबला इस सीट पर होगा, या राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर जीत हार का गणित बनाने में दोनों ही पार्टियां इस समय पूरी ताकत के साथ जुटी हुई हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव में जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उससे यह तो साफ है कि चुनाव अब दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। बीजेपी जहां दूसरे दल से आए नेता से उम्मीद लगाए बैठी है, तो कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता को मौका देकर उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट वाला एक तरह का कार्ड खेला है। इस सीट पर अब भाजपाई भंडारी की चुनावी जंग कुछ समय पूर्व तक अपने ही साथी रहे बुटोला से है। ये चुनाव कई मायनों में इस प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं, तो इससे यह साफ संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा कि जनता दल बदल करने वालों को नकार रही है। लेकिन अगर इस सीट पर राजेंद्र भंडारी फिर से जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि जनता दल बदल जैसे मामलों को ज्यादा तवज्जो दे नहीं रही है। अब ये चुनाव एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। राजेंद्र भंडारी को अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसे प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। राजेंद्र भंडारी का लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर बीजेपी के पाले में जाने का कांग्रेस अपने साथ साथ बद्रीनाथ की जनता से भी धोखा बता रही है, क्योंकि इसी जनता ने उनको कांग्रेस के चुनाव निशान पर जीत दिलाई थी। धामी जी तक पूछना चाहूं समय कि जो तुम्हारे प्रत्याशी थे ना, उन बीजेपी क्या वजह से बीजेपी में शामिल हुई ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह से बीजेपी में शामिल हुई ना कि उन्होंने पत्नी पर जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए आरोप लगी ना, और बीजेपी 3 बार हटे ना, और ये आखिर बीजेपी शरण में अपने परिवार बचाने खोल गए ना। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल इसे अपने साथ सबसे बड़ा धोखा बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से भी ज्यादा इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है, और अब अपनी हार का बदला वो भाजपा को बद्रीनाथ सीट पर पटकनी देकर लेना चाहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि भंडारी को हराकर वो कुछ सुकून पाना चाहते हैं। इसका उन्होंने भरे मंच से ऐलान भी किया कि उनको तभी चैन मिलेगा जब राजेंद्र भंडारी यहां से हार जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला को जिताने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा में हमारी हार का एक कारण यह भी रहा कि हम हर जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार हमारे कार्यकर्ता हर जगह पहुंचे, और अगर उनकी जरूरत होगी तो वो हर जगह पहुंचने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से गणेश गोदियाल ने लोकसभा चुनाव लड़ा, उससे उनका कद कांग्रेस पार्टी में बड़ा है। वो कांग्रेस के गढ़वाल से बड़े नेता बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है कि गोदियाल की पहुंच अब गढ़वाल की हर विधानसभा के वोटरों तक है, जिसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिल सकता है। गणेश गोदियाल जिस तरह से गढ़वाली भाषा में लोगों से संवाद करते हैं, उससे वो मतदाताओं के बीच सीधी पकड़ बना लेते हैं। गढ़वाल में उनको स्थापित करने में उनकी भाषा शैली और आक्रामक अंदाज भी लोगों को खूब भाता है। माना यह भी जा रहा है कि गणेश गोदियाल कांग्रेस को यह चुनाव जिता सकते हैं। कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट देने का दाव कितना कारगर साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गणेश गोदियाल राजेंद्र भंडारी को लेकर गुस्से में तो नजर आ ही रहे हैं। अब वो भंडारी के राज भी बाहर बताने लगे हैं, जिनको शायद आज तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जानते होंगे। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए आवश्यक है कि गढ़वाल से आप मंत्री बने, बिल्कुल नहीं। मैंने भंडारी जी से वादा कर रखा है, जब सरकार बचाने की नौबत आई थी तो मैंने वादा कर रखा है कि भंडारी जी आपको मंत्री बनाएंगे। मिला अपनी कुर्बानी देके मंत्री बनाए, और हैं वो एक बात मेरे पीठ में छुरा घोंपना। राजेंद्र भंडारी हरीश रावत सरकार में मंत्री रहे हैं।
गणेश गोदियाल ने भरे मंच से दावा किया कि राजेंद्र भंडारी को मंत्री बनाने में उनका ही अहम योगदान है। उन्होंने दावा किया कि उस समय हरीश रावत सरकार में कई समीकरणों को देखते हुए उनको मंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने हरीश रावत से कहकर राजेंद्र भंडारी को मंत्री बनाया, जबकि मंत्री उनको बनना था, लेकिन उनका राजेंद्र भंडारी से वादा किया, इसलिए उन्होंने ये कुर्बानी देकर अपना वादा निभाया भी। तो क्या माना जाए कि राजेंद्र भंडारी आज जो कुछ है वो गणेश गोदियाल की बदौलत हैं? अगर इस बात में सच्चाई है तो राजेंद्र भंडारी का लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में जाना एक तरह से गणेश गोदियाल से धोखा ही माना जाएगा, क्योंकि वो ऐसा समय था जब राजेंद्र भंडारी को गणेश गोदियाल के एहसान का बदला चुकाना था। लेकिन ये राजनीति है साहेब, यहाँ एहसानों और नैतिक मूल्यों की कीमत नहीं होती, बल्कि यहाँ चुनाव जीतना और सत्ता पाना ही सबसे पहली प्राथमिकता होती है, फिर चाहे अपनों को रौंद कर ही आगे क्यों न चलना पड़े। सबसे बड़ा सवाल यह कि चुनावों और दल बदलने के बीच में बद्रीनाथ का विकास कहां खड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो कह रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी को जिताकर बद्रीनाथ को डबल इंजन नहीं बल्कि 4 इंजन मिल जाएंगे। आपके लिए 2 इंजन एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। एक इंजन जो है महेंद्र भट्ट की राज्यसभा में पहुंच गए हैं, भारत के सबसे उच्च सदन में, और दूसरा इंजन राजेंद्र भंडारी जी को आप यहां से विधायक बना देंगे तो यहाँ 2 इंजन अलग से काम करेंगे, यानी कि 4 इंजन हो जाएंगे भाई। हालांकि डबल इंजन कितना काम कर रहा है ये फैसला भी जनता ही करेगी। रही बात 4 इंजन की तो उसका भगवान माफ कीजिएगा जनता ही मालिक है। मुख्यमंत्री से 4 कदम आगे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे जुबानी तीर चलाने में, मगर तीर चलाते वक्त वो ये भूल गए कि कभी अपने धुर विरोधी रहे राजू भंडारी को उन्होंने अपने आप से कहीं ऊपर स्थापित कर दिया। भट्ट ने बद्रीनाथ के पूरे विकास का श्रेय ही राजेंद्र भंडारी को दे दिया। शायद वो ये बोलते समय भूल गए कि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से ही विधायक रहे हैं, बीजेपी में वो अभी ताज़ा शामिल हुए हैं। वैसे कुछ श्रेय वो खुद को भी दे सकते थे, क्योंकि यहाँ से वो भी विधायक रहे हैं, या फिर उनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ था नहीं। शायद इसलिए सारा श्रेय ही वो राजेंद्र भंडारी को दे गए। वो ये भी भूल गए कि लंबे समय से केंद्र और उनकी ही सरकार है और वो खुद लंबे समय से प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि ये उनकी मजबूरी हो, पर उनके अजीबोगरीब बयानों में ये एक बयान और जुड़ गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजेंद्र भंडारी का राजनीति में लंबा अनुभव है, वे विधायक चुनकर आते हैं तो जनता को इसका लाभ जरूर मिलेगा। कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा में आज जो भी विकास हुआ है वह राजेंद्र भंडारी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। बाहरी राजनीति जो ना बोले वो भी बुलवाए। खैर, बयान सुनिए। राजेंद्र भंडारी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनकी धर्मपत्नी राज्य अध्यक्ष हैं। समाज के क्षेत्र में जो कुछ दिखाई देता है, जो विकास दिखाई देता है, उसमें भंडारी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इन सारे बयानों के बाद बद्रीनाथ उपचुनाव धीरे धीरे रोचक हो चला है। जीत का ताज कौन पहनेगा ये तो वहां की जनता को ही तय करना है। राजेंद्र भंडारी को दल बदलने का नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं, ऐसे में हार की स्थिति में महेंद्र भट्ट किसकी माला जपेंगे ये तो वो जाने, या अभी ताजे भाजपाई हुए राजेंद्र भंडारी। पर एक बात खरी है कि अगर कांग्रेस के सेकेंड लाइन के नेता लखपत बुटोला ने अगर राजू भंडारी को मात दे दी इस चुनाव में, तो एक और स्मृति ईरानी देखने को मिल जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से हारकर किनारे हो गई या किनारे कर दिया गया। कहीं इस हार के बाद आयातित भाजपाई भंडारी को 2027 के विधानसभा के मुख्य चुनाव में भाजपा किनारे न लगा दे और राजू भंडारी कहीं फिर से ये कहने पर मजबूर ना हो जाएं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यह बेआबरू शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक तकिया कलाम से है, कृपया दिल पर ना लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।